हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सॉल्व। सिविल सॉल्व में आप सभी का स्वागत है। सिविल सॉल्व एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल के भी बहुत अच्छी फैकल्टीज हमारे साथ ऐड हुई हैं, जो जैसे कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो टेक्निकल में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट नॉन टेक्निकल में उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना वास्ट एरिया है तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस एरिया में जाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे उधर तो टेक्निकल में हम इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारी फैकल्टी है नॉन टेक्निकल जो पढ़ा रही हैं वो बहुत ही कंसाइज मैनर में आपको कंटेंट अवेलेबल करा रही हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और टू द पॉइंट आपको उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? टैक्योमेट्री हम पढ़ेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर टैक्योमेट्री द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स रिस्पेक्टिवली आर। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता था, अगर हम बात करते हैं कि एक पॉइंट पे हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और फॉर एग्जांपल हम किसी पॉइंट पे अगर देखते हैं, यहाँ पे हमने स्टाफ रखा है कुछ इस तरीके का। अगर हमारा जो अर्थ का वो है, क्या कहते हैं, कर्वेचर है। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है टैक्योमेट्री में, क्या होता है कि हम स्टेडिया हेयर का यूज करते हैं तो उससे हमें 3 रीडिंग्स मिल जाती हैं। 3 रीडिंग्स कहाँ कहाँ होती हैं वो? एक तो ये वाली होती है, ये वाली होती है, ये इस तरीके से 3 रीडिंग्स मिलती हैं। अगर इसको मैं S1 बोलता हूँ, इसे S2 बोलता हूँ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर S1 माइनस S2 करेंगे तो उसको अगर मैं इतनी डिस्टेंस को S बोलता हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम बात करें, ये अगर D है तो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, मैम ने पढ़ाया होगा। फॉर्मूला क्या था हमारा? D इज इक्वल टू K इंटू एस प्लस सी। D इज इक्वल टू के एस प्लस सी में क्या क्या टर्म्स हैं ये आप लोग को पता होंगे। K को हम क्या बोलते हैं? K को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और हमारा C क्या होता है? आपको जैसे दिख भी रहा होगा, ऐड हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको एडिटिव कांस्टेंट। तो अब जो है इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी। जनरली हम कितना लेते हैं टैक्योमेट्री में? ये वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 100 और सी की वैल्यू होती है 0। तो अगर हमारे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 100 एंड 0 है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। एडिटिव हो जाएगा 0, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा 100। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ थियोडोलाइट इज। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? शायद आपको पता होगा, मैम ने पढ़ाया है आपको कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी होता है, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है हमारी एफ अपॉन आई, और सी की वैल्यू होती है एफ प्लस डी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? एफ अपॉन आई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इफ अ स्टाफ रीडिंग्स आर 1.4 एंड 1.2 मीटर। स्टाफ रीडिंग्स हमें गिवन है 1.4 और 1.2 मीटर है, विच करस्पॉन्ड्स टू द लोअर एंड अपर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे स्टाफ है, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे रीडिंग्स मिल रही होंगी। अब यहाँ पे अगर 3 क्रॉस हेयर हैं, 1 2 3, उसमें अपर ये क्या बोल रहा है? विच करस्पॉन्ड्स टू द लोअर एंड अपर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लोअर कौन सी हो गई? लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन, मिडिल, और ये अपर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लोअर के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 1.4 मीटर, और अपर का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 2.9 मीटर। तो अगर इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस देखते हैं जिसे हम एस बोलते हैं, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.9 मीटर माइनस 1.4 मीटर, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी 1.5 मीटर। एस की वैल्यू हमें पता चल गई। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है? इन्होंने डी की वैल्यू पूछी हुई है, और डी की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, डी इज इक्वल टू होता है के एस प्लस सी, जहाँ के क्या है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 मीटर होती है। सी क्या होता है? एडिटिव कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू डाल देते हैं 100 इंटू एस की वैल्यू डाल देते हैं 1.5
प्लस 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा 150 मीटर। यानी कि दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस आ गई हमारी 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल फॉर द एनालिटिक स्कोप टेलीस्कोप। तो हमारा जो एनालिटिक टेलीस्कोप अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और ये हो गया हमारा इस तरीके से स्टाफ होगा, और ये इस तरीके से कुछ होगा फिगर हमारा, जिसमें से इन्होंने इंटरसेक्ट एंगल पूछा हुआ है, यानी कि ये बीटा की वैल्यू पूछी है इन्होंने कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, अगर हम देखते हैं T इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है KS प्लस C, जहाँ पे D की वैल्यू जो हो जाएगी K की वैल्यू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 हो जाता है इंटू S प्लस C हो जाएगा। C की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो 0 डाल देंगे, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 इंटू S जाएगी इसकी वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम फिगर में थोड़ा सा देख लेते हैं कि D की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी, S की वैल्यू हमारी ये होती है जो कि हम जानते हैं। तो हम अगर tan बीटा बाई 2 की वैल्यू लिखते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी tan बीटा बाई 2 की वैल्यू एक बार मुझे बता दीजिए। अगर ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 की वैल्यू यानी ये S बाई 2, ये टोटल S है तो ये S बाई 2 हो जाएगा, S बाई 2 अपॉन D। तो S बाई 2 अपॉन D, यानी इसको हम लिखते हैं S अपॉन 2D। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, S की वैल्यू S, तो S ही रहेगा। 2 इंटू डी की वैल्यू हमें कितनी पता है 100 इंटू S, तो ये हमारा आ जाएगा 1/200, 1/200, यानी कि अगर 10 बीटा बाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/200, तो बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स 1/200, ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगी आपकी 0.2865। अगर बीटा बाई 2 की वैल्यू ये है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू आप सीधा 2 टाइम्स कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 1 लाइन सोल्यूशन रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से डिस्टेंस पूछी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इफ द स्टाफ इंटरसेप्ट इज 2.5 सेंटीमीटर। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता था, आप लोग जो S की वैल्यू बोलते थे, जो S2 माइनस S1 लिखते थे, वो स्टाफ इंटरसेप्ट हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 मीटर, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या बोला हुआ है द माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ द ड्रम ऑफ द डायाफ्राम इज 3.2 mm। एक्चुअली में जो 3.2 दिया हुआ है जो माइक्रोमीटर रीडिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं आई। तो आई की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है 3.2, अभी ये किसी लेंथ में नहीं है एक्चुअली, ये माइक्रोमीटर रीडिंग ड्रम पे दी हुई है 3.2 है। उसके बाद क्या बताया हुआ है इन्होंने द माइक्रोमीटर स्क्रू हैज 100 थ्रेड्स इन 1 सेंटीमीटर। तो अगर 100 थ्रेड है 1 सेंटीमीटर में तो 3.2 थ्रेड में कितने सेंटीमीटर होंगे, यानी कि अगर मैं निकालता हूं कि एक थ्रेड में 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 3.2 में कितने हो जाएंगे, हमें ये निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये हमारी सेंटीमीटर में है, यानी 0.032 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में, अगर मिलीमीटर में लिखते हैं तो 0.32 मिलीमीटर। ये हमारी एफ की वैल्यू, आई की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है द माइक्रोमीटर स्क्रू हैज 100 थ्रेड्स, हो गया द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 200 mm। फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं एफ से, ये हमें कितना दिया है 200 mm। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमें दिया है द डिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 180 mm। ये क्या वैल्यू हुई डिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस और सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं डी से, और डी की वैल्यू में कितने गिवन है 180 mm। तो अब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, हमें फॉर्मूला लगाना सीधा।
हम जानते हैं d इज इक्वल टू क्या होता है हमारा के एस प्लस सी, ठीक है। अब देख लीजिए आप, k क्या होता है हमारा, k होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी f अपॉन आई, और c क्या होता है हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी f प्लस d, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। f की वैल्यू हमें दिया है 200 mm, 200 अपॉन आई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.32 mm, तो ये भी mm में है, ये भी mm में है। k की वैल्यू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आएगी हमारी, कैलकुलेट कर लीजिए 625 आ जाएगी। f प्लस d की बात करते हैं तो f है हमारा 200 प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारी 180 mm, तो 180 प्लस 200 कितना हो जाएगा 380 mm। अब सीधे हमें क्या करना है, d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 625 इंटू s की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 मीटर, प्लस c की वैल्यू हमारी 380 mm है, 380 mm है, तो इसको हमें अगर मीटर में लिखना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आ रहा है आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1562.88 mm, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बट कंसेप्ट आपको अगर फिगर का दिमाग में है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। गेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये, गेट में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना कि फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप फॉर्मूला खुद बना लेंगे और क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन टैक्योमेट्रिक सर्वे इंक्रीजेस द इंटरसेप्ट इफ इट इज। इंटरसेप्ट क्या होता था, जो हम एस की वैल्यू पढ़ते थे वो इंटरसेप्ट हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू उन्होंने पूछा है कि किस कंडीशन में ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल, अगर यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप लगा है, पॉइंटिंग अप द हिल कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा स्टाफ है, अगर यहाँ पे स्टाफ है, अब यहाँ से हम रेटिंग्स देखते हैं कुछ किस तरीके से आएंगी। एक तो ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएंगी। अभी क्या होगा, अगर हम बनाते हैं अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप यानी अगर ये हमारा जो स्टाफ रीडिंग है ये अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप होगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से उस आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हम इसका एक फिगर बना लेते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से अगर स्टाफ होगा तो उन्होंने पूछा है कि अब इंटरसेप्ट ज्यादा होगा या पहले इंटरसेप्ट ज्यादा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ए देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं अगर मैं बी पॉइंट देता हूँ, और जो पॉइंट अब बाद में आएंगे अवे फ्रॉम द हिल करने के बाद, यानी अगर इसे ए डैश देता हूँ, इसे देता हूँ बी डैश, तो अभी आप बता पाएंगे ए बी, सॉरी बी डैश ये नहीं होगा, बी डैश हमारा होगा ये वाला, ये हो जाएगा बी डैश। तो अब बता सकते हैं ए बी की वैल्यू ज्यादा होगी या ए डैश बी डैश की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्वियसली ए डैश बी डैश की वैल्यू ए बी से ज्यादा होगी, किस कंडीशन में, अगर अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल बनाते हैं हम। क्यों, क्योंकि ये अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला जो ये होगा ये डायगोनल हो जाएगा, तो डायगोनल जो है वो हमारे परपेंडिकुलर से हमेशा ज्यादा होगा, इस तरीके से हम देखेंगे। तो अगर इसे हम मोर और लेस 90 एज्यूम कर ले रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, टुवर्ड्स द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल। अब हम पॉइंटिंग अप द हिल करके टुवर्ड्स द टेलीस्कोप एक फिगर बना लेते हैं। वो किस तरीके से बनेगा, अगर ये हमारा यहाँ पे टेलीस्कोप रखा हुआ है, पॉइंटिंग अप द हिल ही बोला है, मतलब कुछ इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे हम टेलीस्कोप भी बना देते हैं। अब यहाँ से हम अगर रीडिंग दिखाते हैं, एक रीडिंग ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, इस तरीके से आएंगी। अब अगर यहाँ पे पॉइंटिंग अप द हिल के साथ साथ टुवर्ड्स द टेलीस्कोप होगा तो कुछ इस तरीके से स्टाफ होगा हमारा। अगर कुछ टुवर्ड्स द टेलीस्कोप है तो ये स्टाफ हमारा इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो अगर ये वैल्यू ए थी, ये वैल्यू बी थी, ये वैल्यू ए डैश है, ये वैल्यू बी डैश है, तो आप बता पाएंगे ए डैश और बी डैश ए बी में
ए डैश बी डैश की वैल्यू ज्यादा होगी या ए बी की वैल्यू ज्यादा होगी? ए डैश बी डैश हमारा डायगोनल का काम करेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा ए बी। ए डैश बी डैश हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश जो है इज लेस देन ए बी है। यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या चांस है? टुवर्ड्स द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल में क्या हो रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू थी परपेंडिकुलर की कंडीशन में ए बी, वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये वाला हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू बी गलत हो गया। अब हम अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग डाउन द हिल बना लेते हैं। पॉइंटिंग डाउन द हिल कैसे रहेगा? अगर हमारा टेलीस्कोप यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंटिंग डाउन द हिल कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा हो गया टेलीस्कोप, और इन्होंने कहा है कि सॉरी स्टाफ, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग डाउन द हिल, अवे फ्रॉम द स्टाफ बना लीजिए। पहले हम यहाँ पे 3 रीडिंग्स देख लेते हैं। एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, कुछ इस तरीके से रीडिंग्स हो जाएंगी। अभी हम क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द पॉइंटिंग डाउन बना रहे हैं, अवे भी अवे फ्रॉम द हिल है, तो कुछ इस तरीके से स्टाफ हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं हमारा जो अभी इंटरसेप्ट है, पहले क्या था, ए था और बी था, अभी जो है ए डैश और बी डैश हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ए बी की वैल्यू ज्यादा है, ए डैश बी डैश की वैल्यू कम है, तो ए डैश बी डैश इज लेस देन ए बी, यानी हमारा ये वाला केस भी गलत हो गया। अगर ये वाला केस भी गलत हो गया तो हमारा ए में ही क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल में क्या है, ए डैश बी डैश की वैल्यू जो है ए बी से ज्यादा है, तो यानी हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो टैक्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस हैं कवर हो गए हैं, जो भी हर टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए हैं। आप लोग अब ट्राई करिए, हर बुक से जहाँ से मिलते हैं, जिस प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के होते हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो हमें आप मेल कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, जो कर्व्स हमारा अभी पेंडिंग रह गया है, कर्व्स हम नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी टॉपिक है, उसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आप बस चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे, और बस आपको क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कर्व्स में क्या क्या जो उसके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट को क्या क्या बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपको थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है उसकी। 7th जो है आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने उन फ्रेंड्स के वो साथ शेयर करिए जो वैल्यू एजुकेशन के लिए जो सिंसियर तो हैं बट उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ सम लॉकडाउन कंस्ट्रेंट, और बहुत सारे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट होते हैं उनकी वजह से। तो थैंक यू, यहीं पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं।